हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो आज की दोस्तों हमारी क्लास नंबर 2 होने वाली है और जो क्वेश्चंस बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को हम यहाँ पर देखते हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है, उसके बाद आंसर आपको लगाना है, फिर देखना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। तो किस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? और जो क्वेश्चंस आपको ना आए या फिर एक्स्ट्रा जो फैक्ट है उसको नोट करना है। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली या उत्तर प्रदेश। तो आप सभी को पता होगा कि पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। कौन कौन सी नदियां हैं? रावी, याद रख लेंगे नदियों को, रावी, व्यास, सतलज, रावी, व्यास, सतलज, चिनाब। और एक नदी कौन सी है? रावी, व्यास, सतलज, चिनाब और एक झेलम। तो ये 5 नदियाँ दोस्तों पंजाब से होकर बहती हैं, इसलिए इसे क्या कहता है? पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे। अब एक क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट में बताना है कि दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। ये आपको कमेंट करके बताना है कि दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि आयुर्वेद की उत्पत्ति से संबंध है। तो आयुर्वेद की उत्पत्ति ये किस वेद से संबंध है? तो अथर्ववेद से इसकी उत्पत्ति हुई है आयुर्वेद की। तो ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद का उपवेद होता है आयुर्वेद। तो ये ध्यान रखेंगे। अथर्ववेद में किसकी जानकारी दी गई है? तो चिकित्सा से संबंधित जानकारी दी गई है। चिकित्सा या टोना टोटका जो आप देखते हैं कभी, तो उन सब की जानकारी किस में दी गई है? अथर्ववेद में दी गई है। और बात करें सबसे पुराना वेद, तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद है दोस्तों ऋग्वेद। ध्यान रखेंगे। सामवेद ये भारतीय संगीत का जनक। देखिए साम स से सामवेद और स से संगीत। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं डायरेक्ट संगीत का जनक। स से साम वेद और स से संगीत का जनक किसे कहते हैं? तो सामवेद को। यजुर्वेद, य से यजुर्वेद, य से यज्ञ। यज्ञ से संबंधित जो भी नियम है वो किस में है? वो यजुर्वेद में है। ये ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? बताएंगे भारत किस गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, उत्तर पश्चिमी और उत्तरी दक्षिणी। तो इस तरीके से हम ग्लोब बना लेते हैं। अब इसको देखिए डिवाइड करते हैं। ये हो गया दोस्तों हमारा पश्चिमी, इधर हो गया पूर्वी, और इस तरीके से हम डिवाइड करेंगे तो नीचे का हो गया हमारा दक्षिणी और ऊपर का हो गया उत्तरी। तो भारत की स्थिति कहाँ पर? तो भारत की स्थिति दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरीके से है भारत की स्थिति। तो भारत की स्थिति यहाँ पर है। तो ये किस में है? उत्तर में है और पूर्व में है। तो यानी ये कौन सा गोलार्ध हुआ? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पहले किस बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है? यानी किस बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं? तो हम यहाँ पर इसकी डिटेल में देखते हैं कि इंपीरियल बैंक कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे कि 2 जून 1806 2 जून 1806 में बैंक ऑफ बंगाल का गठन होता है 2 जून 1806 में। उसके बाद ध्यान रखेंगे 15 अप्रैल 1840 में बैंक ऑफ बम्बई की स्थापना होती है। बैंक ऑफ बम्बई की स्थापना होती है। उसके बाद ध्यान रखेंगे 1 जुलाई 1843 में। तो आपको यहाँ पर सन याद रखना है कि 1806 में बंगाल की स्थापना हुई, बैंक ऑफ बंगाल की। 1840 में बैंक ऑफ बम्बई की और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई थी। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1843 में हुई थी। अब इन तीनों बैंकों को मिलाकर, यानी इन तीनों बैंकों का विलय कर 1921 में इंपीरियल बैंक बनाया गया। क्या नाम रख दिया गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में। और इसी इंपीरियल बैंक को 1955 में क्या नाम कर दिया गया?
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI। क्या कर दिया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI। तो 1955 में SBI यानी इंपीरियल बैंक को ही SBI बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो यहाँ पर हुआ है ये आपको ध्यान रखना है कि बम्बई, बंगाल और मद्रास को मिलाकर इंपीरियल बैंक बनाया गया 1921 में, और 1955 में ही इसी का नाम SBI कर दिया गया। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो ग से गिर राष्ट्रीय उद्यान और ग से गुजरात। जैसे रात गुजर जाती है ना, तो हम उससे समझ सकते हैं कि रात गिर गई यानी गुजर गई। उसी तरीके से गिर यानी गिर गया, कोई चीज़ गिर गया। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात यानी गुजर गई रात। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। मानस ध्यान रखेंगे, असम के लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ पर पूछे जाते हैं। मानस, काजीरंगा, नामेरी, डिब्रू साइखोवा, डिब्रू साइखोवा। तो इन सभी को आपको ध्यान रखना है। ये सभी कहाँ के हैं? असम के राष्ट्रीय उद्यान है। मानस, काजीरंगा, नामेरी, डिब्रू साइखोवा, ये सब बहुत पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो भारत का जो पहला उपग्रह आर्यभट्ट है उसको किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो याद रखेंगे 19 अप्रैल 1975। 19 अप्रैल 1975 को भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया था। तो 1975 यानी बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यही आपको बताना है कि उस टाइम भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? तो PM इंदिरा गांधी 1975 टाइम, उस टाइम भारत की क्या थी? प्रधानमंत्री थी। PM कौन थी? इंदिरा गांधी। ये भारत की प्राइम मिनिस्टर थी उस टाइम। अब यहाँ पर अगर हम बात करें PM इंदिरा गांधी की, तो इनका कार्यकाल देखिए 2 बार रहा, 66 से 77 तक रही एक बार, और एक बार 80 से 84 तक। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने के लिए उपयोग किया जाता है। बताएंगे सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने के लिए एक्टिनोमीटर का उपयोग किया जाता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक्टिनोमीटर। किस्कोग्राफ का उपयोग कहाँ किया जाता है? बताएंगे। तो पौधों की क्या मापने में? पौधों की लंबाई को मापने में किस्कोग्राफ का उपयोग किया जाता है। पौधे की लंबाई को मापने के लिए किस्कोग्राफ का उपयोग किया जाता है। और बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। इन सभी को आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है? गुर्दा यानी किडनी जिसे कहते हैं। तो किडनी की कार्यात्मक यूनिट यानी इकाई क्या होती है? तो नेफ्रॉन किडनी की इकाई होती है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 के अंतिम जनगणना परिणाम के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व क्या है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व था वह कितना था? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी, यानी 1 किमी में 382 लोग आते थे। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। अब यदि बात करें सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो याद रखेंगे बिहार राज्य का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। और सबसे कम कहाँ का है? देखिए ये अधिक है, सबसे अधिक। और सबसे कम की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व का मतलब ध्यान रखेंगे क्या होता है कि 1 किमी के क्षेत्रफल में, यानी 1 किलोमीटर के क्षेत्रफल में कितने लोग आते हैं। तो बिहार में सबसे ज़्यादा लोग आते हैं, सबसे कम कहाँ पर आते हैं? अरुणाचल प्रदेश में।
अगला प्रश्न देखेंगे कि डीएनए की द्विसूत्री संरचना का पता लगाया था। तो डीएनए की जो द्विसूत्री संरचना है उसकी खोज किसने की थी? मॉर्गन, डी फ्रीज, हरगोविंद खुराना या वाटसन और क्रिक ने डीएनए की द्विसूत्री संरचना का पता लगाया था। तो वाटसन क्रिक यानी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि मेथेन किसकी वायुमंडल में उपस्थित है? तो मेथेन किसकी वायुमंडल में उपस्थित होता है? तो ध्यान रखेंगे मेथेन पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित होता है, शनि के वायुमंडल में उपस्थित होता है और यूरेनस के वायुमंडल में उपस्थित होता है और बृहस्पति के वायुमंडल में उपस्थित है। तो इनमें क्या उपस्थित होता है? मेथेन। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सी वाला करेक्ट हो जाएगा, बृहस्पति। इसमें क्या उपस्थित होता है? मेथेन। तो इनको आप ध्यान रख लेंगे। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, आपको पता होगा। फोबोस और डीमोस इसके क्या हैं? 2 उपग्रह हैं। शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। ये आपको इतना ध्यान रख लेना है। अगला प्रश्न देखिए कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो जो नाभिकीय रिएक्टर होता है तो भारी जल का उपयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि नहीं गुजर सकती। तो इनमें से किसमें से ध्वनि नहीं गुजर सकती? जल से गुजर सकती है, स्टील से गुजरती है, वायु से गुजरती है, निर्वात से ध्वनि नहीं गुजर सकती, यानी निर्वात कोई माध्यम नहीं है ध्वनि के लिए। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, निर्वात से ध्वनि नहीं गुजरेगी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन, जेम्स वाट, गैलीलियो, रदरफोर्ड। तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, रदरफोर्ड ने दोस्तों प्रोटॉन की खोज की थी और चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। ये आपको ध्यान होना चाहिए। जेम्स वाट भाप इंजन के लिए जाने जाते हैं, भाप इंजन। अगला प्रश्न है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीप है यानी भारतीय प्रायद्वीप यानी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है और यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, 1465 किमी। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी 1465 किमी। और प्रायद्वीप पूछे या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी तो गोदावरी नदी है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है? तो जो कंप्यूटर में आईसी चिप यानी इंटीग्रेटेड क्या कहते हैं? सर्किट कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये सिलिकॉन की बनी होती है, ध्यान रखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने दोस्तों 1905 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और यह कहाँ पर हुआ था? तो यह वाराणसी में हुआ था, यानी बनारस में हुआ था, वाराणसी में। तो ये यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो कौन सा अनुच्छेद है जिसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो यहाँ पर आर्टिकल 32 होगा, इसको 32 बना लेंगे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम महिला राज्यपाल किस राज्य में बनी? तो भारत का प्रथम महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश में बनी है। कौन थी? सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला यहाँ पर राज्यपाल सरोजिनी नायडू किस राज्य की बनी थी? तो उत्तर प्रदेश की। देखिए अगला प्रश्न कि संविधान संशोधन किस भाग में स्थित है? संविधान संशोधन, तो संविधान संशोधन दोस्तों भाग 20 में स्थित है। आर्टिकल बताएंगे कौन सा आर्टिकल है? तो 368 आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन किया जाता है। तो ये दोस्तों हमारे थे आज के प्रश्न। तो क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।